हेलो। ये ट्यूटोरियल जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले बन रहा है, जो बोर्ड का सोशल साइंस का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है 2021-22 का, तो उसके पहले और एमसीक्यू की 10 पार्ट की सीरीज़ मैंने निकाली हुई है। फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और रीज़न और असर्शन के आधार पर भी मैं एक ट्यूटोरियल बनाना चाहता था। तो मैंने सोचा कि समय ज़ाया नहीं करना और एक वीडियो मैं निकाल ही देता हूँ इस पर। तो ये आपके सामने वीडियो है, ट्यूटोरियल है। और इस ट्यूटोरियल में 19, 20 या 21 ऐसी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही फॉर्मेट आपको मिलेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे, और आपको इन ऑप्शंस में से एक चुनना होगा। देखिए, असर्शन का मतलब ये होता है कि हम कोई बात कहते हैं और डिक्लेयर करते हैं और पूरे विश्वास के साथ कि हाँ, ये चीज़ सही है। मतलब वी क्लेम, हम दावा करते हैं इस चीज़ का। और रीज़न जो होता है वो हमारी बात की वजह होता है। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन का कारण ये वाली लाइन होती है। मतलब आपको दोनों को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने एक बात कही, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा असर्शन, ठीक है। रीज़न मैंने ये लिखा, मुझे भूख लगी है। अब देखिए, मैंने एक बात कही कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और मुझसे पूछा गया क्यों, तो मैंने रीज़न बता दिया, मुझे भूख लगी है। मतलब कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वजह है उसकी, इस वजह से मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। मैं खाना इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। उसी प्रकार से ये वाली लाइन क्यों आई है, इसके लिए आपको रीज़न पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए इसमें लिखा है कि रिजीम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। क्रिटिसिज्म का मतलब ये समझ लीजिए कि जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स जो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना होती है उसके बाद इस्टेब्लिश होती हैं, तो वो अपना अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई हमें हमारे खिलाफ कुछ बोले, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, और जो हम कहें उसको पब्लिक माने, तो उसके खिलाफ कोई ना जाए ऑटोक्रेसी के, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करती थी। अब उसका कारण नीचे दिया गया है, क्योंकि कंजर्वेटिव रिजीम्स और ऑटोक्रेटिक, वो क्रिटिसिज्म डिसेंट इसलिए बर्दाश्त नहीं करती थी क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थी। मतलब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो देखिए, ये ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि ये रिजीम्स जो है वो ऑटोक्रेटिक थी। कारण पता चल गया। तो इस स्थिति में हम अगर बहुत ध्यान से इन दोनों को रिलेट कर लें तो बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा है, समझा है, खुद भी सोचा है, और कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, जैसा कि मैंने चैप्टर ट्यूटोरियल्स में और नोट सीरीज़ में आपको अच्छी तरह से कोशिश की है समझाने की, तो आपके लिए कोई भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये जो सामने है ना, ये आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का था, तो मैंने कहा कि इसको सबसे पहले ले लिया जाए। समझ में ही नहीं आएगा, क्या आप ढूंढोगे उसमें, वजह क्या पता करोगे आप। तो अब ऐसी स्थिति में, मतलब अगर हमारे पास असर्शन रीजन है, हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। मैं एक बार इनको सबको मिटा देता हूँ। पहला तो ये है कि ये भी सही हो, ये भी सही हो, मतलब कारण और कारण की वजह से ये जो असर्शन बना है ये दोनों सही हो। ऐसी स्थिति में हमारा ये वाला ऑप्शन बनता है, ठीक है। मतलब ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन एक ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है कि ये सही हो और ये रॉन्ग हो। अगर ऐसा होता है तो ये वाला ऑप्शन बनेगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये रॉन्ग हो और ये सही हो, तो ये वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। लेकिन एक इंट्रीगिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो ये है कि हो सकता है कि ये सही हो और ये इसका ठीक से एक्सप्लेनेशन ना बन रहा हो। मीन्स कि ये भी ठीक है और ये भी कुछ कुछ सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस स्थिति में आपका ये वाला बनेगा। इस पर आपको थोड़ा सावधान रहना है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो वो जब हम अभी एमसीक्यूज लेंगे तो उसमें हम देखेंगे, और 1 या 2 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है। जो मेरे फेवरेट मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनको बनाकर, तो उन्हीं में से मैं एक आपके लिए छोड़ूंगा। तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने सॉल्व कर ही दिया, नहीं किया, कि ये दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला आंसर सही है। मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक।
इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ क्योंकि उसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेंटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। तो मैं अब आपको बहुत तेज़ी से जल्दी से लेके चलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो सॉवरेंटी होती है वो लोगों के पास चली जाती है, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती है, बल्कि रिपब्लिक्स भी इस्टेब्लिश होते हैं। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जो 1789 में जो रेवोल्यूशन होता है, अब ये आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तब आप समझ पाएंगे। रेवोल्यूशन होता है तो इट वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, अगर हिंदी में हम बोलें तो वो देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड सीज, ऑब्जर्व्स, बिकम्स विटनेस टू नेशनलिज्म। ओके, तो ये सही है, मेरे हिसाब से ये सही है कि इसकी वजह से ही जो रिजल्ट हमको देखने को मिलता है वो ये होता है। मतलब ये लाइन जो है वो इसका रिजल्ट होनी चाहिए, इसका मतलब इस लाइन को ठीक से पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि क्या इसका रिजल्ट ऊपर वाला बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये ऑप्शन आपका बनेगा, जैसे कि ये बन रहा है तो ये ऑप्शन आपका बनेगा। कैसे बन रहा है? क्योंकि सॉवरेंटी इसलिए ट्रांसफ़र होती है, किस लिए? वजह नीचे दी गई है, रेवोल्यूशन की वजह से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अब इसको आप खुद पढ़िए। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू, पोलैंड में जो क्लर्जी वो नेशनल रेजिस्टेंस के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पोलिश भाषा बोलते हैं, और उसकी वजह क्या है। ठीक, कभी कभी अगर आपको दिक्कत हो तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि जो पोलिश भाषा है वो एक प्रकार से नेशनलिज्म का सिंबल बन गई थी। तो जब वो नेशनलिज्म का सिंबल बन गई तो जो लोग राष्ट्रवाद से प्रेरित होते थे वो उस भाषा का यूज करते थे। तो इसलिए जो क्लर्जी थी वो पोलिश भाषा का यूज करती थी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चुपचाप जो ऐसे गोले भरे होंगे ABCD, तो उसमें से ये A वाला आप भर दोगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स बना है वहाँ पे भी भर दोगे। मान लीजिए गलती से आपने B भर दिया, फिर आपको लगता नहीं A है, तो आप यहाँ पर बॉक्स को, मेरे ख्याल से बॉक्स को आपको शुरू में नहीं भरना चाहिए, शुरू में आप 2-4 भर लीजिए, उस पर लौट के आप इसको भर लीजिए। मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, अभी कमेंट में ही डाला था, मैं बहुत जल्द वो वीडियो की भी शुरुआत करूँगा जिसमें मैं कमेंट्स आपके लूँगा। तो उसने पूछा था बच्चे ने कि सर क्या हम कैपिटल लेटर, बॉक्स में हमें कैपिटल लेटर में लिखना है कि स्मॉल लेटर में? देखो, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का मतलब तब होता है जब यहाँ पर हमें पता हो कि यहाँ पे किस लेटर में यूज़ किया गया। जब यहाँ पे स्मॉल लेटर में अगर हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखिए, और यहाँ पे कैपिटल लेटर में देखने को मिलता है तो यहाँ कैपिटल लिखिए। क्योंकि जो ओमेर सीट दी गई उसमें स्मॉल लेटर यूज़ किए गए, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर यू। ठीक है, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ इस वक्त, मतलब कमेंट अब मैं आजकल देख भी रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज एन इवेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से यूरोप पर असर पड़ा। ठीक, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर द सॉवरेंटी फ्रॉम द पीपल टू मोनार्क। अब देखिए यूरोप पर क्यों असर पड़ा, क्यों का आंसर नीचे होना चाहिए। रीज़न ही तो वजह होगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों का कारण ये दिया गया है। तो दिया गया है, देखिए भाई, यूरोप के अन्य पार्ट्स में इसलिए असर पड़ता, थोड़ा सा इसे आप चर्चा किया करिए अपने आप से। इसलिए असर पड़ा क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में दम था। और क्या दम था? वो ये दम था कि जो सॉवरेंटी थी वो जो मोनार्क है उससे लोगों के पास चली गई। ठीक है, मतलब जो राजा था उसे कंट्रोल कर लिया गया इलेक्शन के जरिए या पार्लियामेंट के जरिए या कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। तो जब उन्होंने देखा कि अरे इतना बड़ा बदलाव आया, तो और यूरोप में भी आंदोलन शुरू हो गए। हो गया ना, साबित हो गया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे A, लेकिन ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा गया है कि सॉवरेंटी जो है वो लोगों से मोनार्क तक चली गई, ऐसा नहीं था, बल्कि मोनार्क से लोगों तक गई थी। और यहाँ क्या लिखा गया है कि लोगों से मोनार्क तक चली गई, तो ये गलत दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा ये आंसर होगा कि A तो सही है, ठीक है, A इज़ करेक्ट, लेकिन R गलत है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड रशिया। तो कंजर्वेटिव रिजीम में जो लास्ट का पैराग्राफ उसमें लिखा गया है साफ साफ कि जब वो देखते हैं कि बार बार रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, मैंने बताया कि चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ठीक से समझा है, जाना है,
तब भी आप इस तरह के असर्शन रीज़न के आंसर दे पाओगे। नहीं यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे देखोगे, नकल मारने की कोशिश करोगे और कुछ उससे होने वाला नहीं है। तो सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर, जैसे कृषि दासत्व भी कहा जाता है कि एक प्रकार से, अब बॉन्डेड लेबर ही समझिए उसको। तो रशिया में और हैज़बर्ग एम्पायर में सुधार किए जाते हैं, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये तो सही हो गया। लेकिन रीज़न, इसका रीज़न क्या नीचे वाला सही है? अब देखिए उन्होंने बॉन्डेड लेबर को और सर्फडम को क्यों ख़त्म किया? क्योंकि, अब नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि मोनास को ये लगने लगा था कि बार बार जो रेवोल्यूशंस होते हैं, साइकिल ऑफ रेवोल्यूशंस, यही वर्ड यूज़ किया गया है आपकी बुक में, इसको अगर समाप्त करना है, जब देखो जब कोई रेवोल्यूशन हो जाता है फिर हमें उसको दबाना पड़ता है, हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ता है, हमें पब्लिक के खिलाफ, मतलब कई लोग मारे भी जाते हैं। तो ये बार बार रेवोल्यूशंस को रोकने का एक तरीका है, हम बॉन्डेड लेबर सर्फडम को ख़त्म कर देते हैं। कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे, कुछ लिबरल्स की डिमांड मांगनी पड़ेगी, कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो उन्होंने रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स करने की वजह ये थी, रेवोल्यूशंस को रोकने के लिए उन्होंने ऊपर वाला कदम उठाया। इसकी वजह से, मतलब ये एक वजह है और इसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, तो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट थ्रू वॉर्स। अब देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सिर्फ युद्ध और रेवोल्यूशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कि मतलब आप युद्ध करो और अपनी टेरिटरी को बढ़ाओ, वही नेशनलिज्म है, ऐसा नहीं है। कल्चर ने भी अपना रोल प्ले किया था। नीचे लिखा गया है कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, जैसे आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक एट्सेट्रा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हमको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा कि जो इसमें जो दावा किया जा रहा है, असर्शन का मतलब होता है वी से समथिंग एम्फेटिकली कि हाँ ऐसा है। अब बाद में हमें ऑप्शन में चुनना पड़ता है कि हाँ आपकी बात सही है गलत है। तो उन्होंने कहा राष्ट्रवाद सिर्फ युद्धों से नहीं हुआ था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ था। ऐसा वो क्यों कह रहा है कि सिर्फ इन्हीं की वजह से नहीं हुआ था? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कल्चर की वजह से भी हुआ था। जो रोमांटिक नेशनलिज्म आपने पढ़ा होगा, उसने भी अपनी वजह निभाई थी। तो कैसे आप कह सकते हो कि मेरी वजह से हुआ है? अरे भाई, सामने वाले का भी तो कुछ योगदान है, उसे भी तो कुछ क्रेडिट दोगे। तो 100% ही क्रेडिट वॉर नहीं ले सकते, कल्चर को भी देना पड़ेगा। तो कल्चर ने भी अपना रोल प्ले किया था, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वॉर की वजह से नहीं हुआ था। तो ये दोनों सही है। इसके बाद यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप कभी नहीं भूलेंगे कि वो ला पैट्री और ले सिटिजन, मतलब सिटीजन ऑफ फादरलैंड, तो इस तरह की भावनाएं और तरह तरह के कदम उठाते हैं जो कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए। सब नोट्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं और MCQs में भी मैंने शामिल किया हुआ है। तो वो करते हैं। अब क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो हमें रीज़न में मिलेगा। तो रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो चाहते थे कि सब लोग अपनी कॉमन आइडेंटिटी बनाएं, और कॉमन आइडेंटिटी कैसे बनेगी उसके लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए जो ऊपर दिए गए। तो कॉमन आइडेंटिटी एक बेस है और इस बेस को आधार बना के ये ला पैट्री, ले सिटिजन, तरह तरह के कदम उठाए गए। मेजर्स का मतलब डिफरेंट स्टेप्स वर टेकन, कुछ एक्शंस लिए गए, कुछ व्यवस्थाएं की गई। तो ये आपका हो जाएगा दोनों सही है। इसके बाद दरअसल ये जो दोनों सही होने का मतलब ये है कि ये तो बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। असर्शन और रीज़न में ये, बल्कि ये वाला गलत कर दीजिए तो बहुत आसानी से आप बन सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी लिखना होता है आपको। लेकिन ए और आर को सही करने में, बिठाने में, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, टाइम लगता है। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, आप जानते हैं, ठीक है। अब नहीं जानते हो तो आपको यही नहीं पता चलेगा सही है गलत है। तो ये तो सही हो गया। अब उसकी वजह नीचे दी होनी चाहिए, मतलब रीज़न होना चाहिए। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, क्यों, उसका उत्तर नीचे होना चाहिए। बाल्कन स्टेट्स ऑफ फेयर्सली जेल, एक तो ईर्ष्या करते थे एक दूसरे से, एक दूसरे की टेरिटरी गेन करना चाहते थे। तो ये सही है। इसी वजह से बाल्कन क्राइसिस के कॉन्फ्लिक्ट की कई वजह थी, जिसमें से एक वजह ये भी थी। तो हम ए यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिउसेप्पे गैरिबाल्डी वाज एक्साइल्ड इन 1834। 1834 में उन्हें बाहर कर दिया गया था, देश के बाहर निकल। सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने जो राजा थे उस वक्त, चार्ल्स एल्बर्ट थे, उन्होंने कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, वापस मत आना। और ये क्यों, जो मैंने बात मतलब यहाँ पे लिखी है कि जिउसेप्पे गैरिबाल्डी को 1834 में बाहर निकाल दिया, कि तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन अटेम्प्ट किया था।
जो कि अनसक्सेसफुल रहा। राजा उससे गुस्सा हो गया और फिर उसे वो देश निकाला दे देता है। तो इसकी वजह से ये होता है, वो रेवोल्यूशन करता है, रेवोल्यूशन की वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए रिलेशन हमने बैठाया ना, ये बात कही गई है, तो इस बात क्यों कही गई, क्योंकि नीचे इसकी वजह दी गई है। तो अब क्या करोगे आप, मैं इसमें इसको रॉन्ग मानता हूँ और इसको सही मानता हूँ। उन्होंने रेवोल्यूशन किया था, ये सही है, मतलब आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें एग्जाइल 1834 में नहीं किया गया था बल्कि 1831 में ही किया गया था। तो यहाँ डेट रॉन्ग हो गई। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसे पॉपुलर सपोर्ट हासिल नहीं था, वो फेल हो जाती है और जर्मन एम्पायर की यूनिफाई करने का जो उसका लक्ष्य होता है उसे पूरा नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह नीचे दी गई है, रीज़न कारण नीचे दिया गया है। पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज, एक तो उसमें मिडिल क्लासेज ही क्लासेज थी और वो वर्कर्स की डिमांड वगैरह को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन। अगला है 1830 के दौरान यूरोप में जो है वो काम मांगने वालों की, नौकरी मांगने वालों की जॉब की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। अब उसके कारण नीचे दिया गया, रीज़न नीचे दिया गया, मतलब ये बात कही गई है तो इस बात के एविडेंस के रूप में, सपोर्ट के रूप में ये वजह बताई गई है कि भाई देखिए जो है वो पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। तो हाँ, ये एक वजह है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको आंसर मानेंगे। वीवर्स इन सिलेशिया हैड लेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये एक इवेंट है, एक इंसिडेंट है। अगर स्टोरी आपको पता है इसकी तभी आप आंसर दे पाओगे। तो सिलेशिया में एक रिवोल्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ होता है, तो ये बात तो सही है। अब क्यों होता है नीचे दिया गया होगा, रीज़न कारण बताया गया होगा। कारण हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने, अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आप इसको पहले पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई को रोक दिया था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रॉ मटेरियल की, कच्चे माल के जो सप्लाई थी उसे रोक दिया था, वीवर्स को नहीं दे रहे थे। और जब नहीं मिल रहा था, मतलब अब हमने ये पढ़ लिया कि उन्होंने रोक दिया था, इसकी वजह से ऊपर वाली बात हुई, यानी रिवोल्ट हो गया इनके खिलाफ। क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने सप्लाई को रोक दिया था। अब दोनों को आप बार बार पढ़ोगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से हमें चुनना है। तो देखिए अब मुझे मालूम है कि ये रिवोल्ट तो हुआ था, नो डाउट, तो ए इज़ करेक्ट, ठीक। लेकिन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल रोकने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जो उनके पेमेंट्स थे उनको रिड्यूस किया था काफ़ी ज़्यादा। मतलब जो पहले पे करते थे उसी माल के लिए अब वो, जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तो वो कम पैसे पे उनसे काम करवाना चाहते थे। तो इसलिए ये आर सही नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। इसके बाद आगे चलते हैं। बाल्कन स्टेट्स बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन आपको बनाया है। तो यहाँ लिखा गया है कि उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, स्लैब कम्युनिटी थी, तो वो जोग्राफिकली और इथनिकली काफ़ी डिफ़र करती थी। और ऑटोमन एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन हो गया था, है ना, उसकी वजह से तमाम जो उसके कब्जे वाले स्टेट्स थे वो आज़ाद होना शुरू हो गए थे, उसकी वजह से भी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था। तो ये दोनों सही है और ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है मजनीस रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर, ये मैटरनिक ने कहा था। तो कहा था, तो ये कहा था, तो इसकी वजह क्या हो सकती है। मजनीस रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड इज विजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो मजनी का जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को लेकर जो इतना ज़्यादा उसका लगाव था और वो उसके लिए जो कोशिशें कर रहा था, इससे कंजर्वेटिव्स बहुत घबरा गए थे। जब बहुत घबरा गए थे तो इस वजह से मजनी को, मैटरनिक भी कंजर्वेटिव था, मतलब इस वजह से अब की बार रीज़न ये बन गया और स्टेटमेंट असर्शन ये बन गया, उल्टा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। मतलब मोस्ट डेंजरस इनेमी सोशल ऑर्डर का तब कहा गया जब ऊपर वाली बात हम पढ़ते हैं कि वो जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का समर्थक था, इस वजह से इसको ये कहा गया। तो ये तो उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ये ए भी सही है और आर भी सही है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हो जाएगा नेपोलियन ने वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू किए थे।
ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, सोचिए समझिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। इसके बाद है, ग्रिप ब्रदर्स ने फेरी टेल्स का कलेक्शन किया था, हमें मालूम है। अब रीज़न में उसकी वजह होनी चाहिए क्यों किया था। तो फोक टेल्स जो हैं वो उनका मानना था कि जो जर्मन स्पिरिट है उसको करेक्टली रिप्रेजेंट करती हैं। वो सारी चीज़ें मैंने ट्यूटोरियल्स में समझाई हुई है किसी गहराई डेप्थ में जाके, तो ये सही है। ग्रिप ब्रदर्स ने फेरी टेल्स इसलिए इकट्ठा की थी क्योंकि ये इस चीज़ को मानते थे, इस वजह से ये हुआ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद है, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने इमोशंस पे ज़्यादा जोर दिया, इंट्यूशन पे ज़्यादा जोर दिया और मिस्टिकल फीलिंग्स पे ज़्यादा जोर दिया। अब उसकी वजह ये थी कि वो रीज़न और साइंस को क्रिटिसाइज़ करते थे। तो बात तो दोनों सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। अब इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि वो रीज़न और साइंस को क्रिटिसाइज़ करते थे, इसलिए वो इमोशंस, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स पे जोर देते थे। मेरे हिसाब से ये आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ ए नेशन। तो कल्चर अपना रोल आइडिया ऑफ नेशन से रिलेटेड है उसका रोल, और रीज़न दिया गया है क्योंकि आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज़, म्यूज़िक, इनकी वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग्स शेप होती हैं, मतलब आकार लेती हैं, प्रभावित होती हैं। तो आर्ट एंड पोइट्री एट्सेट्रा, तो ये बात सही है, और इसकी वजह से कल्चर अपना रोल प्ले कर पाती है, तो ये दोनों सही है। इसके बाद है, फॉर्मेशन ऑफ जॉल्वेरिन वाज द रिजल्ट ऑफ प्रशियन इनिशिएटिव। बिल्कुल सही है, प्रशिया के वजह से ही हुआ था, उसने इनिशिएटिव लिया था। द कंजर्वेटिव्स वांटेड द रिमूवल ऑफ कस्टम यूनियंस। तो जॉल्वेरिन था क्या, कस्टम यूनियंस का रिमूवल था, ठीक है। अब कस्टम यूनियन का रिमूवल आप समझते हैं, मतलब डिफरेंट कस्टम्स हैं तो उनको सबको एक कर दीजिए। तो एक कर रहे हो तो ना करो, उसको रिमूव करो, बल्कि उसको अलग अलग रहने दो। क्या जॉल्वरिन इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए ये तो बात सही है, पर ये गलत है, ये गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ओके। बल्कि होना ये चाहिए कि जो लिबरल्स थे वो कस्टम यूनियन की मांग कर रहे थे। इसके बाद अगला है, मेटरनिक ने एक बार ये कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से आप भी इसको अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। तो इतने ही थे इसमें, असरसर रीजन में लगभग 20 से 21 मैंने बना दिए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था जब मैं इनको बना रहा था, और मैं बहुत सारे बना के आपको दे सकता था, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और एक क्वेश्चन हिस्ट्री से ज़रूर पूछा जाएगा असरसर रीजन से रिलेटेड, तो अब वो क्या पूछा जाएगा नहीं पता है। हाँ, जितनी गहराई से आपने बुक को पढ़ा है और जो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि सम थॉट प्रोवोकिंग है कि मैं खुद भी डीप में जाके आइडियाज़ बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको भी उसके साथ साथ चलना है। दैट इज़ वाई कुछ बच्चे कह देते हैं सर समझ में नहीं आया, लेकिन समझने के लिए आप क्लास 10th में हो, है ना। क्लास 3 और 4 के बच्चों की लैंग्वेज अगर हम यूज़ करके समझाएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। आप ज़रा बुक की लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ के देखिए, और आप हमसे उम्मीद करते हो कि हम काम चलाऊ भाषा में आपको समझा दें, तो फिर ये न्याय नहीं होगा ना। मतलब कर सकते हैं बट मेरे लिए दिक्कत होगी। तो इजी बट कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बनी रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको असर रीज़न समझ में आए होंगे। टाइम नहीं है, नहीं मैं मैचिंग भी बनाता, केस बेस्ड स्टडीज़ का मुझे बड़ा शौक था कि मैं करवाऊँ आपको, लेकिन टाइम इज़ लैकिंग। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिए, और 90 मिनट आपको मिलेगा। विद ऑल द बेस्ट विशेस, टाटा बाय बाय।